ये है Hyundai की i20 N9। अब Hyundai का कहना है कि i20 नहीं है, ये i20 N9 अलग गाड़ी है, इसीलिए ब्रोशर भी अलग छपता है भाई साहब, वेरिएंट्स भी अलग आते हैं। बट हमें और आपको तो पता ही है कि i20 ही है, लेकिन इस गाड़ी के 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं रेगुलर i20 के मुकाबले। अगर आपको टॉप एंड एस्टा DCT ऑप्शनल जो भी आता है वो लेना हो, उसके मुकाबले लेना हो तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। मैंने एक वीडियो में पहले आपको बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिफरेंसेस है, बट उस टाइम तक मैंने इसको चला ही नहीं थी, तो मैं इसको अंडर एस्टिमेट करा था। अब मैं इसको चला चुका हूँ पिछले 3 महीने से, और लगभग लगभग क्या 3,000 किलोमीटर तक। और ये चलाने के बाद में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये मेरे को एक्चुअली इंप्रेसिव सी लग रही है, और क्या चीज़ें मुझे इसके बारे में अच्छी नहीं लगी, उन सब चीज़ों की भी बात करेंगे। फिलहाल मोटा मोटी बात ये है कि दिस कार इज़ एक्चुअली मतलब मेरा एक जो कहते हैं ना, अगर मेरे को सब कुछ समराइज़ करना हो तो मुझे ये कहना होगा कि हर एक Hyundai कार का N9 वर्जन होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं, उन सब चीज़ों की बात करते हैं क्विकली। उसके बाद में जो है मैं ड्राइव करूंगा और बताऊंगा आपको क्या है। फ्रंट में बम्पर जो है उसमें मल्टीपल चेंजेस है। आपको ये जो ग्रिल दिख पा रही है थोड़ी सी अलग है, चेकर्ड फ्लैग जैसी जो कि रेस में यूज़ होती है उनका काफ़ी इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। N9 यहाँ लिखा हुआ है, रेड जो है यहाँ पे लिप नीचे दिख पा रही है, ये एक अलग इंसर्ट है, ये रेगुलर i20 में नहीं आता है। उसके अलावा तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं जो कि N9 में हो और रेगुलर i20 में नहीं हो। आगे की तरफ इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो अलॉयज़ हैं ये अलग है, डिज़ाइन इनकी अलग है। हालांकि जो बाहर आती है N9 उसमें ये 17 इंचेस के आते हैं, इंडिया में 16 इंचेस के ही रखे जाते हैं, जो कि प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपनी सड़कों के गड्ढों के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट था वो करना। N9 की बैजिंग इधर आती है, साइड में कोई भी ऐसा चेंज नहीं है जो आपको ज़्यादा अलग लगे, अपार्ट फ्रॉम दिस रेड जो कि काफ़ी बोल्ड रेड है, वो इंसर्ट थोड़ा सा अलग आ जाता है। पीछे की तरफ जब यहाँ पे आप पहुँचते हो तो वैसे तो कोई अलग चेंज नहीं है, बट एक सटल चेंज जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये आपका स्पॉइलर जो है, हेलो हेलो, क्या सूंघ रहे हो बेटा, N9 सूंघो, N9 की बात करते हैं, आजा प्लीज़ कम, अरे आजा आजा, अरे आजा ना यार, क्या शर्मा क्या रहा है, आजा आजा, N9 की बात करते हैं, आजा आजा। एनीवे तो यहाँ पे जो है स्पॉइलर, ये जो आप देख पा रहे हो ये वाले स्पॉइलर में ये एक्स्ट्रा एडिशन है, प्लस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन है, थोड़े थोड़े इधर उधर इंसर्ट दिए गए ताकि आपको N9 लेके थोड़ा अच्छा फील हो। बट अगर आप नज़दीक आएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे एक 2 टिप वाला एग्जॉस्ट जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, और जब आप इसको चालू करेंगे तो इसमें से एक अच्छी सी साउंड भी आएगी जो कि मैं आपको सुनाऊँ। इसके लिए मुझे माइक जो है वो यहाँ रख के जाना पड़ेगा, और मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ऐसी कोई भयंकर साउंड नहीं आती है, मतलब थोड़ा सा एक सटल साउंड आती है, और अंदर तो सुनाई भी नहीं देती, बाहर ही सुनाई देती है। तो जो कोई बाहर खड़े हैं वो एक बार की गौर करेंगे इस गाड़ी में आवाज़ अलग से क्यों आ रही है, इतनी सी अलग साउंड है, ऐसा कुछ बहुत ही एक्सप्लोड होने वाली साउंड नहीं है। सुनाता हूँ मैं आपको। तो ये साउंड थी, कुछ खास ऐसी साउंड जो है वो आपने देखा उतनी है नहीं, बट एक डिस्टिंग्विश डिफरेंट नोट है जो कि कभी कभार मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ, खासतौर से जब किसी क्लोज जगह पे निकलता हूँ, क्योंकि अंदर सुनाई देती नहीं है, बाहर ही सुनाई देती है, तो ऐसा लगता तो है कि भैया थोड़ी अलग चीज़ है। उसके अलावा पीछे ऐसी कोई चीज़ नहीं है अलग। ये जो आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, बम्पर के नीचे का हिस्सा, ये थोड़ा सा अलग है जो N9 में देखने को मिलता है। उसके अलावा कोई भी चीज़ N9 स्पेसिफिक अलग चेंज बाहर नहीं है, अंदर की ओर जरूर है। और एक नीचे भी एक चेंज है, जो नीचे वाला चेंज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं लॉय, इसके पीछे मतलब जो रियर वाले बेसिकली टायर्स है उसमें रियर में आपको मिलता है देखने को, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क ब्रेक मिलते हैं। मेरे को पता नहीं कौन से विटामिन की कमी हुई जो चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। ये डिस्क ब्रेक है, रेड कैलिपर्स आगे मिलते हैं, पीछे रेड कैलिपर्स नहीं मिलते। अब चलते हैं अंदर, और अंदर की तरफ जो है काफ़ी सारे छोटे मोटे इंसर्ट्स हैं जिनके आपको जो है 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर वाले चेंजेस की 50,000 देने पड़ते हैं, बेसिकली बाहर और अंदर सारे मिला के 50,000 देने पड़ते हैं। क्या चेंजेस है, रेड इंसर्ट्स कई जगहों पे है, चाहे वो आप सीट में ले लो, गियर नॉब पे ले लो, चाहे वो यहाँ पे आपके AC कंट्रोल्स पे ले लो, इन सब चीज़ों पे ले लो। एक अंदर इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर दिया जाता है जो कि रेगुलर वाली i20 में नहीं आता है, चाहे कोई भी वेरियंट आप ले लो। पूरा कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर आता है, ऊपर रूफ सब जो है वो ब्लैक आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा मेटल ये पैड जो क्या बोलते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं अपना, जिस पे एक्सेलेरेटर और ब्रेक होते हैं, इसको पैडल बोलते हैं। ये एक्चुअली रेगुलर वाली i20 में भी आते हैं, इस वाली i20 में जो है वो दिए जाते हैं। पैडल शिफ्टर यहाँ पे ऐड हो गए हैं जो कि रेगुलर वाली में नहीं आते हैं। हालांकि पैडल शिफ्टर जो है N8 ट्रिम जो है उसके DCT में ही आते हैं, बाकी जो IMT उसमें तो ऑब्वियसली आने के चांसेस नहीं है, बट N6 में भी वो नहीं आते हैं। तो ये चेंजेस जो है अंदर की ओर है। एक चीज़ जो हटा दी गई है वो था यहाँ पे एक एयर प्योरीफायर आता है रेगुलर वाली i20 में, जिसमें नहीं आता है।
और मैं तो कहता हूँ बढ़िया क्यों हटा दिया, साला वो परेशानी थी यहाँ पे पड़ी पड़ी जो कि इसमें नहीं आता है। वो सटली इंटीग्रेट किया जाता है जैसे क्रेटा में आता है, उस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, मज़ा आता है। यहाँ पे पड़ा रहता था तो जगह भी गिरता था। तो ये वाली चीज़ें हैं। अब जो है असली मज़ा इसका चलाने में है। बट चलाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, उसके बाद चलाएंगे। लेकिन चलाने में जो मज़ा है ना, मैं उसका इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। बट फटाफट एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करके फिर चलाते हैं। तो आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस क्लेम्स टेक्स टाइम। सच बताऊं तो ये बातें जो है पुरानी हो चुकी है। एक यंग इंश्योरेंस ब्रांड इज़ चेंजिंग ऑल ऑफ दिस इन इंडिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एको इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। एको के साथ में अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना हो तो आपको माइनर डैमेजेस का सेम डे क्लेम सेटलमेंट मिलता है इन मोस्ट एलिजिबल केसेस। अगर कोई क्लेम ऐसा है जिसको फिक्स करने में, इसकी डैमेजेस को फिक्स करने में 3 दिन से ज़्यादा का समय लग रहा है, तो वहाँ पे एको आपको कैब वाउचर्स इमीडिएटली दे देता है। एको आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी देता है ना, ये कमाल की बात। और ये क्लेम्स का स्टेटस चेक करने के लिए आपको बार बार फॉलोअप लेने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल एज की कंपनी है भाई। आप बस अपना पॉलिसी नंबर ऐप में डालो और आपको सारी डिटेल्स जो भी आपके इंश्योरेंस क्लेम की वो पूरी पारदर्शिता के साथ में वहाँ पे ऐप पे दिख जाती है। ये ना सिर्फ कैशलेस है बल्कि पेपरलेस भी है, यानी कि आपको फॉर्म डाउनलोड करो, साइन करो, भेजो वाला झंझट नहीं है। हर चीज़ आप ऐप के थ्रू कर सकते हो। एको इंश्योरेंस खरीदने के लिए विजिट करें www.eco.com या एको ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। अब हम चलाते हैं i20 N-Line और देखते हैं चलाने में कुछ मज़ा है या नहीं है। या बोला तो है उन्होंने कि सस्पेंशन चेंज किए। चलो ओके, तो रिलेटिवली खाली सड़क पे मैं आया हूँ इसको चलाने के लिए, ताकि आपको और बेहतर तरीके से मैं चीज़ें बता सकूँ। वही इंजन है, वही गियर बॉक्स है। इंजन की ट्यूनिंग में फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क जो है वो है भैया आपका जो स्टीयरिंग व्हील है, इसका वजन। अब एक तो स्टीयरिंग व्हील ही बदल गया है और जो स्टीयरिंग की मतलब जो बेसिकली फीडबैक है उसमें थोड़ा सा वेट आ गया है। सस्पेंशन जो है वो 30% ज़्यादा स्टीफन हो गए, उसकी डैम्पिंग ज़्यादा बेहतर हो गई। और ये जो फ़र्क आए हैं ना जितने भी, बाय गॉड, इन चेंजेस की वजह से जो है इस गाड़ी के चलाने का एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज हो गया है। सबसे पहले तो गाड़ी N-Line है, थोड़ी सी स्पोर्टियर कहते हैं, तो वही ट्राई कर लेते हैं। रोल करते हुए जो है हम 0 to 100 करेंगे। रोल करते हुए का मतलब मेरा ही स्पोर्ट मोड पे डालते हैं हम यहाँ पे, हल्का हल्का जैसे क्रॉल करती रहती है उससे। 3, 2, 1 टैप। मैं इन पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपने देख लिया, मतलब उतनी कोई खास गजब फास्ट है नहीं। बोलो मैनुअल जो है 1 लीटर वाली, वो डेफिनेटली से काफ़ी ज़्यादा फास्ट जो है वो चलती है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट फील भी होती है और काफ़ी चलाने में मज़ा भी आता है। बट यहाँ पे भैया बात हो रही है i20 के मुकाबले अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फन टू ड्राइव हो गई है। ओवरऑल जो स्टीयरिंग का फीडबैक है, जिस तरीके से आप पैडल शिफ्टर्स करते हो, गियर चेंजेस जो है, डाउन शिफ्ट तो काफ़ी फटाफट हो जाता है। अप शिफ्ट में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब लैग वगैरह आपको डेफिनेटली महसूस होता है अप शिफ्ट के टाइम पे। उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है जितना ज़्यादा हम DCT के साथ में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बट स्टिल ये गाड़ी को चलाने में जो मज़ा है वो ओवरऑल काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, काफ़ी बेहतरीन कॉन्फिडेंस। एक्चुअली इस गाड़ी को चलाने में कॉन्फिडेंस आने लग गया है। ठीक है, स्टीयरिंग जो है उसका फीडबैक अभी भी उतना ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है जितना पोलो का आपको आता था, उतना ज़्यादा तो नहीं है। बट अभी इसको चलाने मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह जिस तरीके से आने लगा है वो किसी भी और Hyundai कार में इतना ज़्यादा इजीली अचीव नहीं हो पाता था। मुझे बहुत ही बेहतरीन अपडेट ये ओवरऑल लगा। मतलब जिस प्राइस पॉइंट 50,000 की प्राइस पॉइंट पे जितने सारे चेंजेस जो है वो मिला के यहाँ पे दिए गए हैं। एंड आई बिलीव इसी वजह से मैं आपको इस स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि हर एक हर एक Hyundai कार का एक N-Line वर्जन जो है वो Hyundai को ज़रूर देना चाहिए। एक और चीज़ जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था कि सस्पेंशन की डैम्पिंग में चेंजेस किए गए हैं तो जिस हिसाब से मतलब गड्ढों के ऊपर जाती है उसमें मतलब थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक होता था, बिकॉज i20 के सस्पेंशन ऑलरेडी स्टिफ थे और वो आवाज़ जो है उस तरीके से उनकी आती थी। बट एक्चुअली वो इसके फेवर में काम कर गया है, मतलब थोड़ा सा बेहतर वो गड्ढों से निकल पाती है। तो यहाँ पे तो एक्चुअली इस वाली रोड पे गड्ढे मुझे ऐसे कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। बट आप मेरी ही बात मान लीजिए कि जब जो गड्ढे आते हैं उनके ऊपर से अगर आप थोड़ी सी तेज़ स्पीड पे भी निकल जाते हो तो रेगुलर i20 के मुकाबले इस वाली में आपको सस्पेंशन की स्टिफनेस का अंदाज़ा जो है वो थोड़ा बेहतर लगता है। देखो जैसे इसमें से निकाला मैंने तो वो आवाज़ नहीं आती, ऐसा नहीं लगता कि सस्पेंशन बोलने लग गया है, आवाज़ उनमें करने लग गया है, वैसा सा फील नहीं है। थोड़ा सा अच्छा फील, थोड़ा रॉबस्ट फील उसमें है।
हालांकि मैं अभी भी बोलूँगा कि कुछ कार जैसे कि एल्ट्रोस वगैरह के सस्पेंशन एक्चुअली काफ़ी अच्छे लगते हैं। हालांकि नेक्सॉन और एल्ट्रोस की सस्पेंशन के साथ में कई लोगों ने लॉन्ग टर्म में शिकायत की है कि थोड़े टाइम में सस्पेंशन उनकी आवाज़ वगैरह करने लग गए हैं या थोड़ी मतलब अजीब सी आवाज़ आने लगी है, बट उनके सस्पेंशन की फील जो है गड्ढों में वो काफ़ी बेहतर है। उतनी अच्छी फील तो इसके साथ में नहीं आ पाती है, रेगुलर i20 के मुकाबले काफ़ी बेटर हो गई है। तो अगर आप ऑलरेडी मतलब जैसे उसी वर्ड्स पे हैं कि भैया मैं प्लान कर रहा हूँ 1 लीटर DCT या 1 लीटर IMT, तो उसकी बजाय बेटर है आप ये खरीदें। एक्चुअली आपका डिसीजन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा ओवर द टाइम जब आप गाड़ी ओन करेंगे तब। तो और चलाने में तो डेफिनेटली अच्छी है ये। तो अगर आप हल्का फुल्का भी एंथुसियास्ट फील चाहते हैं फिर तो नो डाउट आपके लिए यही एक कार है। अगर आपको चाहिए नहीं स्टीयरिंग लाइट होना चाहिए तो सिटी की स्पीड पे, जो पार्किंग स्पीड पे, जैसे मैं अभी यहाँ पे स्लो करता हूँ, मेरे पीछे कोई आ नहीं रहा है, सो यू डोंट हैव टू वरी ये क्या है। तो पार्किंग स्पीड्स पे भी इतना ज़्यादा कुछ हैवी नहीं होता है। मैं अपने एक अंगुली के हिसाब से मोड्स को सकता हूँ। दो रेगुलर i20 जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा ईजी है, मतलब उसका स्टीयरिंग और ज़्यादा लाइट जो है वो आता है। फन फैक्ट, मैं रेगुलर जो i20 आती है नई वाली, वो वाली भी अभी चला रहा हूँ। और मुझे जब भी ऐसा होता है ना कि कौन से पिक करनी है तो मैं इसी को पिक करके ले जाता हूँ, क्योंकि उसका एक और रीज़न है। थोड़ा सा भी अगर आप स्पिरिटेड ड्राइव करते हो, मतलब जैसे आपको स्लो पिकअप पसंद नहीं है, आपको पसंद है कि भैया अब गाड़ी ट्रैफिक से मूव हुई तो फटाफट मूव हो जाए, ऐसे आराम से पिक करने वालों में लोगों से नहीं हो, आप हाईवे से फ्रीक्वेंटली ओवरटेकिंग वगैरह करते हो बाकी गाड़ियों के साथ में, तो ये वाली गाड़ी एक्चुअली आपको बेटर माइलेज रिटर्न करेगी, बशर्ते आप इसको एक लिमिट में चलाएं, मतलब 110 से ऊपर ना ले जाएं, वही 90-95 की एवरेज स्पीड फॉलो करें हाईवेज पे। तो ये गाड़ी एक्चुअली मुझे 1.2 के मुकाबले ज़्यादा बेहतर माइलेज दे रही थी। मेरी रनिंग, मेरे जिस तरीके से चलाने का अंदाज है उसके हिसाब से। क्या अंदाज में डिफरेंस है? अगर आप बहुत आराम से चलाते हैं, इजीली पिक करते हैं, थोड़ा स्लो मूव करते हैं, तो आपको डेफिनेटली 1.2 ज़्यादा माइलेज देगी, ये नहीं देगी। बट ये मुझे हाईवे पे लगभग 15-16 कॉन्स्टेंटली दे रही थी। मिक्स यूजेस बोल रहा हूँ मैं, हाईवे पे ऐसे फास्ट चलाने वाले अगर आराम से चला रहा था तो 18 के ऊपर जो है फ्यूल एफिशिएंसी जा रहा था, और सिटी में आराम से चलाने पर ये मुझे लगभग 13 का फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो डिलीवर कर पाई थी, जो कि एक्चुअली Hyundai के हिसाब से एक कमाल चीज़ है। अगर आप रैव करोगे उन सब तरीके से एकदम फास्ट चलाओगे जैसा इसका नेचर है, जो कि ये आपको चलाने में मज़ा भी आएगा, तो डेफिनेटली फ्यूल एफिशिएंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होने लग जाती है। ये वाली बातें हैं। बाकी आई बिलीव कि ओवरऑल मतलब जिन भी लोगों ने N-Line ली है वो उनसे अगर आप पूछेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जो Hyundai क्लेम करती है वो चीज़ें आपको कैसी फील होती है चलाने वगैरह में, क्या फ़र्क आपको नज़र आता है नहीं आता है। ऑन पेपर तो ऐसा कुछ खास आपको फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आएगा, ऐसा कुछ खास चीज़ें नज़र नहीं आएगी। ब्रेकिंग भी एक्चुअली इसकी बेटर हो गई है, थोड़ा सा फन मैं भी कर देता हूँ। ब्रेकिंग भी एक्चुअली इसकी बेटर हो गई है, 4 डिस्क ब्रेक रियर में भी डिस्क है, उस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग जो है आपको इसको रेगुलर i20 के मुकाबले लगती है। एक्चुअली पूरी गाड़ी का वेट जो कम हुआ है एलिट i20 के मुकाबले, तो उस वजह से डेफिनेटली थोड़ा सा ब्रेकिंग वैसे ही बेटर लगने लग गई है, और ओवरऑल ब्रेकिंग का फील जो है वो आपको 4 डिस्क ब्रेक वगैरह की वजह से और बेटर लगने लग जाता है। बाय द वे, आपको पता है मैंने बहुत पहले एक i20 जो लीड i20 थी उसमें एक चीज़ रिपोर्ट की थी कि उसकी ब्रेक कभी कभी ऐसा लगता था लग नहीं रहे, एकदम जैम टाइप हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि लकड़ी का ब्रेक पेडल है। वो इश्यूज़ मैंने अभी तक ना ही उस वाली i20 में, उस वाली i20 को 7,000 किलोमीटर चला चुका हूँ नई वाली को, और इस वाली को मैंने 3,000 चलाया, वो मैंने दोनों में रिपोर्ट नहीं किए। तो आई बिलीव वो इश्यूज़ अगर Hyundai ने सॉल्व कर दिए हैं इस नए वाली जनरेशन के साथ में, तो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मतलब वो वाला एक्चुअली एक इशू था, बहुत ही कम होता था, बट जब होता था तो काफ़ी स्केरी लगता था वो। तो देखो बात ऐसी है कि गाड़ी चलाने में तो मज़ा आया नो डाउट, और मुझे लगता है कि अगर किसी को i20 लेनी है DCT 1 लीटर तो मत लो, आप ये N-Line ही लो, रेगुलर वाली लेके कोई मतलब नहीं है। 2 शिकायतें मेरी बड़ी है। पहली चीज़ जो है वो प्राइस, ऑलरेडी i20 एक्सपेंसिव लगती थी। मैंने अपने उस फुल रिव्यू में भी कहा था कि i20 मुझे 60-70 हज़ार रुपये एक्सपेंसिव लगती है। तो ये वाली जो है ये एक्चुअल में जो i20 आती थी उसी की प्राइस में आती तो मज़ा आ जाता। नो डाउट 50,000 वाली चीज़ें एक्स्ट्रा वर्थ इट लगती है, बट ऑलरेडी गाड़ी क्योंकि एक्सपेंसिव थी तो उसी प्राइस में आ जानी चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये है कि अब हर एक पार्ट की क्वालिटी में उतनी ज़्यादा रॉबस्टनेस फील नहीं होती है जितनी शायद पहले वाली जो एलीट i20, लाइट i20 या जो भी आप कहना चाहते हैं जिसमें आती थी, उतनी वो फीलिंग जो है वो यहाँ पे नहीं है। नो डाउट स्पेस ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, आपके साथ में आपको गिज़मोस ज़्यादा मिलते हैं, स्क्रीन वगैरह वगैरह कई चीज़ें आपको मिलने लगती है। कनेक्टेड कार फीचर मुझे नहीं पता कौन यूज़ करता है कनेक्टेड कार फीचर, बट मिलता है भाई साहब। तो वो एक दिन के लिए भले आपको यूज़ करना हो तो आपको चाहिए हो तो वो मिल सकता है, बट आई बिलीव थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला पार्ट जो है अगर उसको केटर कर दिया जाए, अगर आप किसी तरीके से i20 N-Line पे डीलर से 50-60 हज़ार का डिस्काउंट पुल कर पाएँ तो बढ़िया, एकदम बढ़िया वैल्यू फॉर मनी डील आपके लिए हो सकती है। तो ये बातें हैं। बाकी तो
और कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, ज्वाइन बटन जो है वो यहाँ कहीं आपके पास में दिया हुआ है। और हमारे पास में एक ट्रैक्टर भी आ गया है, उसका जल्दी रिव्यू करेंगे। फिलहाल इस रिव्यू में इतना ही, वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।